नमस्कार दोस्तों। आज हम अरस्तू के जीवन और उसके योगदानों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी विचारक के विचारों को जानने से पहले उसके जीवन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचारक का विचार उसकी समय और परिस्थितियों के अधीन होता है, उसमें बंधा हुआ होता है। तो विचारक अपने विचार ऐसे देगा जैसी उसकी परिस्थितियाँ होंगी। तो अरस्तू के बारे में जानने से पहले उसकी परिस्थितियों के बारे में जानना जरूरी है कि वो कैसे घर में पैदा हुआ, कैसे लोगों के बीच पला बढ़ा, क्योंकि वैसे ही उसके विचार होंगे। तो पहले हम अरस्तू के जीवन के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके राजनीतिक विचारों के लिए हम एक अलग सा वीडियो लाएंगे अपना। तो ये जो हमारा वीडियो है ये केवल राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं है, उनके लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन बाकी लोग जो राजनीति विज्ञान से संबंधित नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अरस्तू एक ऐसा विचारक है जो अपने विचार केवल एक विषय में बंद कर नहीं दिया, वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने विचार खुलकर दिया है। ठीक है, तो अरस्तू का जन्म होता है 384 बीसी में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। इसका जन्म होता है स्टागिरा करके एक जगह होती है, स्टागिरा, ये देखिए स्टागिरा में होता है। ये ग्रीस में है, उत्तरी ग्रीस में स्टागिरा है, मतलब एथेंस में नहीं हुआ है इसका जन्म। हम लोग को लगता है कि इसका जन्म एथेंस में हुआ होगा क्योंकि इसका जीवन का बड़ा भाग एथेंस में बीता, लेकिन इसका जन्म एथेंस में नहीं होता, स्टागिरा में होता है। और इसके पिताजी का नाम होता है निकोमैकस, निकोमाचस बोलते हैं। और जो इसके पिताजी हैं वो बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक होते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, और वहाँ के जो राजा है, उनका राजा का परिवार है, उनकी चिकित्सा इसके पिताजी ही करते हैं। तो भाई राजा की चिकित्सा करेंगे तो काफी अमीर आदमी होंगे। तो ये इसका परिवार जो है बहुत अमीर धनी परिवार में था, सम्मानित था, लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। तो इतनी इज्जत देखा तो इसको लगा कि मेरे को भी सीखनी चाहिए, मुझे भी डॉक्टरी सीखनी चाहिए। तो ये अपने पिताजी से चिकित्सा सीखा, क्योंकि इसको भी लगा कि चिकित्सक होने में बहुत फायदा है, तो चिकित्सा सीखा। उसके साथ साथ उसको कला, संगीत और व्यायाम में भी बहुत रुचि थी। ठीक है, तो कला भी सीखा, संगीत सीखा, है ना, व्यायाम सीखा। उसके बाद उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी से ली, क्योंकि उसके पिताजी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो अपने पिताजी के निर्देशन में वो लेता है। फिर जब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, अब पिताजी हमेशा जिंदा रहेंगे नहीं यार, तो उसके पिताजी की जल्दी मृत्यु हो जाती है बेचारे के। तो जब उसके पिता निकोमाचस की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो अपने चाचा जी के पास चल देता है। उसके चाचा भी अच्छे डॉक्टर होते हैं, तो अपने चाचा के पास चल देता है और उनसे शिक्षा लेने लगता है। जब वो 17 साल का होता है तो वो एथेंस जाता है, और एथेंस में वो प्लेटो का शिष्य बन जाता है। प्लेटो उस समय एथेंस में नहीं था, जब वो एथेंस जाता है तो प्लेटो कहीं बाहर प्रवास में था। तो ये चल देता है वहाँ, फिर वापस आता है प्लेटो, तो फिर उसकी शिक्षा लेने लगता है, और लगातार 20 साल तक उससे दर्शन की शिक्षा लेता है, फिलॉसफी मतलब पॉलिटिक्स और विज्ञान, इन सब का अध्ययन करता है। प्लेटो की स्कूल का नाम रहता है एकेडमी, ये बहुत फेमस स्कूल है और यूरोप का पहला विश्वविद्यालय है एकेडमी। तो वहीं ये शिक्षा लेता है प्लेटो के शिष्य बन के। और जब वो प्लेटो से शिक्षा देता है, उसके बाद प्लेटो जब खत्म होता है, प्लेटो की मृत्यु के बाद ये एथेंस छोड़ देता है और खुद वो अलग अलग जगह जाके अपने विचार विकसित करने लगता है। देखो, इसकी अध्ययन पद्धति थी, इसकी जो अध्ययन पद्धति थी ना, ये इंडक्टिव मेथड का यूज करता था। अब आप पूछोगे इंडक्टिव मेथड क्या होती है? तो इंडक्टिव मेथड होती है कि जब आप अपनी इंद्रियों से किसी चीज को देखते हो, ठीक है, जैसे आप देखें कि एक कौवा काला है, फिर आप यहाँ छत्तीसगढ़ में देखे तो कौवा काला था, तो फिर आप महाराष्ट्र गए, वहां भी कौवा काला था। उसके बाद आप दूसरे राज्य गए, उसके बाद आप केरल गए, उसके बाद आप ऊपर गए, अलग अलग राज्यों में कौवा काला था। तो आपने अलग अलग क्षेत्रों में जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पे आप एक निष्कर्ष तक पहुंचे कि कौवे का कलर सामान्यतः काला होता है। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, कि जब आप एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे एक निष्कर्ष तक पहुंचते हो, एक जनरल स्टेटमेंट तक पहुंचते हो, उसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। तो ये स्वतंत्र अध्ययन करने लगा जब प्लेटो की मृत्यु हो गई, तो इंडक्टिव मेथड का यूज करते हुए अलग अलग चीजों को देखता था, अलग अलग देशों के संविधान को देखता था, फिर बताता था कि इस तरह का संविधान होना चाहिए, है ना। तो ये इंडक्टिव मेथड का यूज करने लगा, और बाद में इसने अपना खुद का विश्वविद्यालय खोला, लिसियम। ये ऐसा क्यों किया, इसकी कहानी अब हम देखेंगे, मतलब धीरे धीरे। तो देखो, जब वो 17 साल का था
तो प्लेटो की एकेडमी जो थी, प्लेटो की जो स्कूल विश्वविद्यालय का नाम एकेडमी था, तो एकेडमी में वो प्रवेश ले लेता है और एकेडमी में फिर वो लगातार अध्ययन करता है और वहाँ एकेडमी में वो दर्शन शास्त्र सीखता है ना। दर्शन शास्त्र में उसकी रुचि आ जाती है और अलग अलग विषय, विज्ञान, कला, सब सीखता है वहाँ। ठीक है, इसके बाद वो जब सीख लेता है ये सब, तो अलेक्जेंडर महान का वो गुरु बन जाता है। अलेक्जेंडर के पिता उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे बच्चे को, वहीं पे राज्य था जहाँ अलेक्जेंडर के पिताजी का शासन हुआ करता था, तो वो अरस्तु को बुलाते हैं, बोलते हैं आप मेरे पुत्र को शिक्षा दीजिए। तो अरस्तु जाते हैं और उनको दर्शन, राजनीति, युद्ध नीति, ये सब चीज़ों का प्रशिक्षण देते हैं। देखो, युद्ध नीति भी उनको सिखाए, कूटनीति भी सिखाए और एक महान शासक बन के उनको तैयार कर दिया। देखो क्या क्या सिखा रहा है अलेक्जेंडर को, तो शिक्षक भी थे, उनको फिलॉसफी सिखाई, पॉलिटिक्स सिखाई, तो सब चीज़ उनको सिखाते हैं। और अलेक्जेंडर ने अरस्तु के विचारों को अपने राज्य में फिर लागू किया। ठीक है, अब अलेक्जेंडर जब मृत्यु हो जाती है, अलेक्जेंडर फिर अभियान में निकल जाता है, विश्व विजय में निकल जाता है, उस बीच वो भारत भी आता है। तो जब इस दौरान उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद वो स्वयं के विचार, फिर वहां से निकल जाता है अरस्तु और स्वयं के विचार वो विकसित करने लगता है। ठीक है, तो अपना बुक लिखने लगता है, तर्क, नैतिकता, राजनीति पे अपने ध्यान देने लगता है। ठीक है, तो अब वो अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद वो अपने खुद के विचार देने लगता है। तो देखो क्या होता है कि जब वो वापस आता है तो एकेडमी में एकेडमी में जो प्लेटो का प्रिय शिष्य था अरस्तु, तो अरस्तु को हमेशा लगता था कि प्लेटो के बाद वही उसका एकेडमी का वीसी बनेगा, मतलब प्रमुख बनेगा, वाइस चांसलर बन जाएगा, प्रमुख बन जाएगा, इस सोच में था वो। लेकिन जैसे ही प्लेटो की मृत्यु होती है तो प्लेटो का भतीजा जो था, उन्होंने उसको हथिया लिया। वहाँ नेपोटिज्म चल रहा था, मतलब कि उनके भतीजे ने हथिया लिया, एकेडमी का वीसी बन गया उनका भतीजा। तो अरस्तु को बुरा लगा, अरस्तु को गुस्सा आया, तो अरस्तु छोड़ देता है एकेडमी और खुद का एक यूनिवर्सिटी शुरू करता है जिसका नाम है लिसियम, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो अब वो अपने खुद के विचार देने लगता है, क्योंकि अब तो वो अलेक्जेंडर के को शिक्षा दे रहा था, तो बढ़िया जीवन उसका चल रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर के मरने के बाद वो आलोचनात्मक सोच का विकास करता है, खुद की बुक्स लिखता है कि तर्क और तार्किक सोच की बात करता है, आलोचनात्मक सोच, सब वो इन सब की बात करता है। देखो अरस्तु मेटाफिजिक्स पे काम करता है। मेटाफिजिक्स क्या होता है? देखो, फिजिक्स होती है जो हम हमारे आसपास की चीजों जो हैं वो सब फिजिक्स में अंदर आती है। मेटाफिजिक्स कहलाता है जो हमारे ऐसे जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर की बात करते हैं ना, इसको मेटाफिजिक्स के अंदर आती हैं सब चीजें। तो अरस्तु ने मेटाफिजिक्स के में अपना ध्यान लगाया और उसने सिद्धांत दिया आत्मा का। तो जब आप प्लेटो को पढ़ेंगे तो प्लेटो ने भी थ्योरी ऑफ सोल दिया था, ठीक है, लेकिन ये विचार को आगे बढ़ाता है अरस्तु और उसने भी आत्मा का सिद्धांत दिया। एथिक्स पे बात किया, वो राजनीति पे बात किया कि वो बताया कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। कैसे बता रहा है वो, राज्य का स्वरूप कैसे होगा? वो अलग अलग देशों में जाके अध्ययन कर रहा है। अरस्तु 158 देशों का अध्ययन किया। ऐसा कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर भारत अभियान में आया, तो मतलब ये एशिया तरफ आया, तो अरस्तु भी उसके साथ आया था और उसने अलग अलग देशों के शासन प्रणाली को देखा, उनके संविधान को देखा, और उसके बाद उसने 158 देशों के अध्ययन करने के बाद राज्य के स्वरूप पर बात की कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है, न्याय कैसे होना चाहिए, कानून कैसी होनी चाहिए देश में, ये सब वो कैसे बता रहा है देख के, ठीक है। नागरिकता पर बात किया वो, ठीक। तो ये सब बातें वो कर रहा है। हम जब पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे अगली क्लासेस पे तो इस पे डिटेल में बात करेंगे। तो वो ये सब देखा, लेकिन उसके विचार केवल राजनीति विज्ञान तक बंधे हुए नहीं था, ठीक है। वो पशु विज्ञान पर भी बात किया, वो ना जीवों के वर्गीकरण किया। वो बोला कि जीवों का वर्गीकरण कितने प्रकार होते हैं जीवों के, ठीक है, प्लांट और एनिमल, इनमें वर्गीकरण किया। इसीलिए उसको फादर ऑफ बायोलॉजी या बॉटनी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने ना पहली बार द्विविभाजन किया।
पशु और पेड़ पौधों में विभाजन किया। दूसरा, उसने पशुओं की गति पर बुक लिखी कि पशु किस तरह से गति करते हैं। अब वो घर के बाहर बैठा रहा होगा तो देखा होगा सामने कुत्ता चल रहा है, तो चलते कुत्ते को देख के वो अपनी एक बुक ही लिख दिया कि कुत्ते किस तरह से चलते हैं। उसके बाद गाय को चलते देखा होगा तो लिख दिया कि गाय किस तरह से चलती, उनमें गतियां किस तरह से होती हैं। अलग अलग मनुष्य को चलते देखा तो बताया कि वो 2 पैर से कैसे चल लेता है। तो सोचो, वो जिस चीज को देख रहा है उस पे वो गहन चिंतन कर रहा है। वनस्पति विज्ञान पे उसने बुक लिखी। हमने बात की ही कि उसको फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, कि वो वनस्पति विज्ञान पे लिख रहा है। खगोल विज्ञान पे उसको बहुत रुचि थी। उसने उसने कहा कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, और वो बोला कि बाकी जो पिंड हैं, अलग अलग ग्रह हैं, उनमें गतियां कैसी होती हैं, उस पर वो बात किया। तो देख रहे हो आप, भूगोल पे बात किया, खनिज विज्ञान पर वो लिख रहा है। हमको देखने को मिल रहा है कि अरस्तु के जो विचार हैं केवल एक सब्जेक्ट में बंध के नहीं थे, है ना। और साहित्य और कला में तो उसकी गहरी रुचि थी। हमने देखा कि बचपन में वो अपने पिताजी से डॉक्टर की पढ़ाई किया, बायोलॉजी भी सीखा, लेकिन उसके साथ साथ वो साहित्य और कला भी सीख रहा था। तो वो साहित्य और कला पर भी अपने काम किया। तो ऐसे हमको देखने को मिल रहा है कि अरस्तु ना भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने काम कर रहा था, और एथेंस आके अपना खुद का एक यूनिवर्सिटी शुरू कर दिया था जिसका नाम था लिसियम। ठीक है, लिसियम का नाम लिसियम इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो एकेडमी थी, जो उसका विश्वविद्यालय था, वहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर थी जिसका नाम लिसियम था। वो भेड़ियों को शहर से दूर रखने के देवता की मंदिर थी। तो उसी मंदिर के नाम पर उसके जो संस्थान था उसका नाम भी लिसियम पड़ गया। तो वहाँ दूर दूर से आके बच्चे पढ़ते थे और वो उनको अलग अलग विषयों की शिक्षाएं दिया करता था। अब इसी क्रम में क्या होता है कि एथेंस के लोग उससे बहुत नाराज रहते हैं। भाई नाराज क्यों रहते हैं? जो एलेक्जेंडर था, एलेक्जेंडर मतलब कि जो सिकंदर था, सिकंदर जब जीतने लगता है, विश्व विजय पे निकलता है, तो एथेंस को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है, एथेंस को भी हरा देता है और उसको अपने अधीन रखता है। तो एलेक्जेंडर का गुरु था अरस्तु। तो भाई एलेक्जेंडर से जल रहे हैं तो अरस्तु से भी जलते थे, क्योंकि यही तो उसको सिखाया ये सब करना, लोगों को लगता था। तो उन लोग इस ताक में थे कि जैसे ही एलेक्जेंडर मरेगा हम पहले तो अरस्तु को मारेंगे, क्योंकि यही उसको उल्टा सीधा चीज सिखाया है ना, कि ये नहीं सिखाता तो वैसा करता नहीं। तो एलेक्जेंडर की जब मृत्यु हो जाती है तो लोग अब ताक में रहते हैं कि अरस्तु को लिसियम मतलब उसके स्कूल से निकालेंगे रात में और पीट पीट के मार देंगे, मतलब उसके लिंचिंग कर देंगे, जैसे होती है ना, लिंचिंग करने के ताक में थे लोग। तो ये बात अरस्तु को पता चल गई, पता नहीं लोग उसके कोई शिष्य बता दिया उसको अंदर की बात। अरस्तु रातों रात भाग गया एथेंस से, और उसने कहा क्या, देखो ये बात उसने कही, ये नोटेड है। अरस्तु कहता है कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध करने नहीं दूंगा। तो पहला अपराध कौन सा किया था भाई? उन्होंने सुकरात को जहर दिया था ना। तो जब उन्होंने सुकरात को जहर दिया था तो दर्शन शास्त्र के विरुद्ध उन्होंने पहला अपराध किया था। तो अरस्तु बोलता है कि मैं दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा, तो भाग जाता है वो वहां से, एथेंस से भाग जाता है। तो उसकी उपलब्धियां आप देखोगे तो उसने तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र में अपना योगदान दिया। तर्कशास्त्र का जब चला आ रहा है क्रम, जब आप सुकरात को पढ़ेंगे तब से हमको तर्क की बात समझ आ रही कि थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात, मतलब जो ये डायलेक्टिक मेथड है ये चला आ रहा था। तो इस पे भी उसने अपना ध्यान दिया। राजनीतिक सिद्धांत दिए, शासन के कार्य, शासन का वर्गीकरण दिया, जिसको हम देखेंगे अगली क्लास में। इस पे तो बहुत डिटेल पे बात करेंगे, पॉलिटिकल थॉट्स पे। जीव विज्ञान, भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान पर बात किया। कला और साहित्य पर ध्यान दिया। दर्शन पे बात किया। देखो विशिष्ट योगदान देखोगे ना आप उसका, तो विशिष्ट योगदान देखोगे जब आप उसका, तो उसने सिलोगिज्म का आविष्कार करता है, वो दर्शन तर्कशास्त्र का विकास करता है, राज्य के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण करता है। जब अगर आप लोग कोई यूजीसी नेट देते होगे तो उसमें पेपर 1 में एक लॉजिक आता है। तो लॉजिक में सिलोगिज्म पढ़ते हैं हम लोग, AEIO करके रहता है सिलोगिज्म, उसका आविष्कार करता है अरस्तु। तो आप लोगों को अब लगता होगा जो यूजीसी नेट वाले हो कि अरे वो तो हमको इतना टफ लगता था, उसका आविष्कार इसने किया है। तो हाँ भाई, इसी ने किया है। प्राकृतिक दुनिया का अवलोकन करता था और उस आधार पे अपनी खोज करता था। जैसे हमने बात की, कौवे को देख के उसने कॉन्सेप्ट दिया।
ठीक है, कला और साहित्य पर विचार किया। तो अलग अलग क्षेत्र में उसने अपने विचार दिए। और अभी उसकी प्रासंगिकता क्या है अगर देखोगे, तो नैतिक और राजनीतिक विचारों का आज भी हमारे जीवन में प्रभाव है, इसीलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। और वर्तमान समाज में नैतिकता, न्याय, राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है अरस्तु। और दूसरी बात, उसने ज्ञान और तर्क पर अपना योगदान दिया है, और उसके ये जो विचार हैं अभी भी प्रासंगिक हैं, है ना, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। और बाकी चीज़ें जो हैं उसकी, वो उसको तो हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो अरस्तु पर आज के लिए इतना ही। उसके जीवन के बारे में यही था कि उसने अपने विचार दिए, और वो उसके बाद लिसियम की स्थापना करता है, और वहाँ लगातार वो अपने विचार देता रहता है। उसकी जब अंतिम समय आता है तो उसने अपने बेटे के नाम पे भी एक बुक लिखी है, जिसको हम लोग अगली क्लासेस में जब हम पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिकल थॉट देखेंगे अरस्तु के, तो उन सब पर बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है और आप ऐसे ही वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं, तो लाइक और कमेंट करिए। आपको कोई भी आपके सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स पे बताइए। और लगातार पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस आती रहेंगी। हम पूरे थिंकर और बाकी जो 10 यूनिट है पॉलिटिकल साइंस की, उसको मज़ेदार ढंग से कराने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो उसके लिए आपका धन्यवाद।